उदासी दूर करने के लिए शांत रहने या मन बहलाने के से बेहतर है बैठकर बात करना और सहमति जताना। उदास व्यक्ति की मदद का फॉर्मूला अकेला न छोड़ें। अगर आपके परिवार में दोस्त, भाई, रिश्तेदार कोई भी अगर अकेला रहता है, शांत रहता है या किसी से बात नहीं करता या ज़्यादा कुछ दिखने लगा है या गुमसुम रहने लगा है, तो उसको अकेला बिल्कुल भी ना छोड़े। अच्छे से सोच समझकर शब्दों का चयन करें। उदासी दूर करते वक्त शब्दों का चयन समझकर करें। कभी कभी आपकी उपस्थिति ही किसी बेहतर महसूस करवाने के लिए काफ़ी होती है। कोई बार बार ये कहे कि आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए या ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तो इससे उसे और बुरा महसूस हो सकता है। इसलिए किसी से अगर आप बात करते हो, उसका अकेलापन दूर करना चाहते हो, तो अपने शब्दों को सोच समझकर चयन करें। किसी व्यक्ति की मदद कैसे करें जब वह उदास हो? यह सवाल हर उस व्यक्ति के जान में आता है जिसे दूसरों की परवाह होती है। लेकिन कभी कभी सही तरीका न होने के कारण हम अपने हिसाब से अपने किसी व्यक्ति की उदासी दूर करने में लग जाते हैं। कभी उसे उसके पसंद का खाना खाने का सामान या चॉकलेट देते हैं, तो कभी उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। हाल ही में कुछ एक शोध में सामने आया है कि हर इंसान का मूड ठीक करने का तरीका उदास होने के कारण पर निर्भर होता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में शांत रहने या मन बहलाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसके साथ बैठकर बात करें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको हर बात के लिए उनके नज़दीकियों की सहमति होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको ये समझना चाहिए। नेक्स्ट है डिफेंस से संबंधित। रूस से जल्द होगी S-400 मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति। तो अब से पहले 1 और 2 अपन को मिल चुकी है, तो ये मिलेगी हमें तीसरी। ठीक है, ये तो ये क्या है, इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। क्या है मिसाइल की खासियत है? तो एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में, आवाज़ की गति से भी तेज रफ्तार से हमला करने में यह सक्षम है। बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ने वाले मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि UFO को मार गिराने में S-400 सक्षम है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सतह से हवा में 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर यह लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। तो ऊंचाई कितनी? 30 किलोमीटर और दूरी कितनी? 400 किलोमीटर। तभी तो इसका S-400 नाम है। ठीक है, तो जो स्क्वाड्रन है वो आ चुके हैं, तो तीसरे स्क्वाड्रन की प्रतियोगिता हो रही है। तो ये है S-400 मिसाइल। 35,000 करोड़ में भारत को मिलने हैं 5 एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये ऐसे कितनी आएंगे? तो ऐसे आएंगी 5। तो अब तक 2 आ चुकी हैं, तीसरी आने वाली है। इससे क्या होगा, जो भारत की जो रक्षा शक्ति है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। और ये कहाँ से आएगी? ये रूस से आएगी। और जैसा कि आपको पता है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, लगभग 1 साल होने को आया। नेक्स्ट है, अब जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बैंकों को जो कर्ज देते हैं बैंक, वो जिनको कर्ज देते हैं वो चुका नहीं पाते। ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए उन कर्जों को राइट ऑफ कर देते हैं। तो क्या होता है राइट ऑफ, वो देख लेते हैं। तो राइट ऑफ करने का मतलब क्या है वो देख लेते हैं एक बार। लोन राइट ऑफ प्रक्रिया का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बैंक अपनी बैलेंस शीट से नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए क्या होता है, किसी को उधार देते हैं और वो लौट कर नहीं आता है, 1 साल से अधिक हो जाता है उसको, ठीक है, उस कर्ज को, तो वो एनपीए में बदल जाता है। तो हटाना चाहता है। कोई भी एसेट बैंक के लिए तब एनपीए बन जाती है जब उसे आय होनी बंद हो जाती है। लोन को तब राइट ऑफ किया जाता है जब उसकी रिकवरी की संभावना बहुत घट जाती है। ठीक है, तो ये होता है राइट ऑफ। तो अब राइट ऑफ का मतलब कर्ज माफी है या नहीं है वो भी देख लेते हैं, कि कई लोग ऐसे समझते हैं कि राइट ऑफ का मतलब होता है कर्ज माफी। तो ऐसा नहीं है, राइट ऑफ का मतलब कर्ज माफी नहीं होता है। बैंकों द्वारा कर्ज को बट्टे खाते में डालने के बाद भी लोन लेने वाले की देनदारी बनी रहती है। बैंक विभिन्न उपायों से बट्टे खाते में डाली राशि को वसूलने के लिए कार्रवाई जारी रखते हैं। इन उपाय में अदालतों या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में मुकदमा दायर करना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत मामले दर्ज करना और एनपीए की बिक्री आदि शामिल होती है। बैंकों ने 5 साल में राइट ऑफ लोन में से 1.32 लाख करोड़ रुपए की वसूल कर लिए, मतलब लगभग 13% ही वसूल कर पाए। और जैसे कि नीरव मोदी है, ठीक है, और वो किंगफिशर के जो मालिक हैं विजय माल्या, वो सब लोग इन सब में शामिल होते हैं। अब हाल ही के अंदर क्या चल रहा है, जो चंदा कोचर है उसने अभी में 1750 करोड़ रुपए वीडियोकॉन को ऐसे ही दे दिए, तो वो भी एक एनपीए ही मान लो, मतलब विल डिफॉल्टर मान सकते हैं। राइट ऑफ बैंकों के लिए क्यों फायदेमंद है, मतलब राइट ऑफ क्यों करते हैं बैंक? तो इसका फायदा यह है कि राइट ऑफ करने से बैंक को एक फ़ायदा जरूर होता है कि इससे प्रोविजनिंग का जो पैसा होता है वो मुक्त हो जाता है। प्रोविजनिंग क्या होती है कि आरबीआई के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की जाती है कि इतना पैसा तो आपको खुद के पास रखना ही है, ताकि किसी और जो आपका कस्टमर है जिसके पैसे आपके बैंक के अंदर है उसके साथ नाइंसाफी ना हो। बैंक जब भी लोन देता है तो उसकी एक निश्चित राशि अलग से रखनी पड़ती है,
4 साल से ज़्यादा पुराने एनपीए के लिए 100% प्रोविजनिंग की जरूरत होती है, यानी लोन के एनपीए रहने तक ये प्रोविजनिंग की राशि भी फंसी रहती है। तो राइट ऑफ करने से कम प्रोविजनिंग की राशि तो मुक्त हो जाती। तो ये होता है फायदा। अब विलफुल डिफॉल्टर कौन है? तो विलफुल डिफॉल्टर जो होते हैं, विलफुल डिफॉल्टर कौन होते हैं? तो वो होते हैं विजय माल्या, ठीक है, और नीरव मोदी। तो ये सारे विलफुल डिफॉल्टर हैं। क्या होते हैं, कौन होते हैं, आइए जानते हैं। आमतौर पर डिफॉल्टर उन कंपनियों या लोगों को कहा जाता है जो कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन घाटा या दिवालिया होने पर कर्ज की राशि, मूलधन और ब्याज को लौटा नहीं पाते हैं। विपरीत स्थितियां बनने के कारण ये ऐसा नहीं कर पाते हैं और डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं। वहीं विलफुल डिफॉल्टर्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास इसे चुकाने के लिए पर्याप्त संसाधन भी होते हैं लेकिन वे जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते हैं। उनको कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर। वैसे अगर किसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है तो वह भविष्य में किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले सकता। जब एक ही बार में 2 से 3 हजार करोड़ का लोन ले लेगा तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी आगे भविष्य में लोन लेने की। तो ये होता है विलफुल डिफॉल्टर। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं साल के अंत के अंदर, ठीक है। ये दैनिक भास्कर है, वहां से ये कटिंग ली गई है। तो भारत में बनी कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन, हमने इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था। तो वो कौन सी नेजल वैक्सीन है? वो है इनको वेक, जो नाक के अंदर 8 बूंद डाली जाएगी। नाक के अंदर 2 छिद्र होते हैं, 4 बूंद एक छिद्र के अंदर और 4 बूंद एक छिद्र के अंदर। भारत बायोटेक की, और किसने बनाई है ये? तो ये भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित की गई है। नेजल वैक्सीन नाक से दी जाएगी, इसे इनको वैक नाम दिया गया है। ये दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है। तो यह एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। भारत के ड्रग्स रेगुलेटर ने 6 सितंबर को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। ये वैक्सीन 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को दी जाएगी। हमने इसकी नुकसान और फायदे भी देखे थे। जिनको जो वैक्सीन है, जो नोजल ड्रॉप है, नेजल ड्रॉप है, अगर उससे भयंकर एलर्जी है तो वो इसको ना ले, बाकी इसको लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो हंगर इंडेक्स में 6 स्थान गिरकर भारत 107वें नंबर पे आ चुका है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडिया है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन से स्थान पर है? तो 107वें स्थान पर है। कौन से पे? 107वें स्थान पर है। पिछली बार कब से कितने पे था? तो ये 101 पे था, ठीक है। कितने पे था? 101 पे। 6 स्थान गिरकर ये कितने पे आ गया? तो ये 107 पे आ गया। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 6 स्थान फिसलकर 107वें स्थान पर आ गया है। इस इंडेक्स में 121 देशों को शामिल किया गया था। इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी पीछे है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हैं। 2021 में भारत का जो स्थान था वो 101वां था। तो ये एक विचारणीय है कि मतलब भारत जो पाकिस्तान जैसे देश से भी पीछे हो गया। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं को 24 हफ्ते तक का गर्भपात का हक दिया गया है, ठीक है। इस साल 2022 में 24 सप्ताह का, 24 सप्ताह मतलब 24 गुना 7, 28 और यानी कि 158 दिन का, 168 दिन का, 168 दिन का गर्भपात करने की इजाज़त दी गई है महिलाओं को इंडिया के अंदर। तो पहले कितना था ये? तो पहले कम था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सभी महिलाएं वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना अपनी गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती है, मतलब 168 दिन। आपसे दिन देकर भी पूछा जा सकता है। पहले भारत में गर्भपात कानून के तहत विवाहित महिलाएं ही गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती थी, लेकिन अकेली महिलाएं 20 सप्ताह, तो पहले अकेली महिलाएं तो 20 सप्ताह तक करा सकती थी और विवाहित महिलाएं 24 सप्ताह तक की गर्भपात करा सकती थी। लेकिन अभी सभी लोगों को समान कर दिया है, सभी महिलाओं को समान कर दिया है, चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उनको 24 हफ्ते तक मंजूरी दी गई है कि वो अपने गर्भपात करा सकती है। अब इस समय में छूट दी गई है। फैसला इसलिए अहम है क्योंकि जिन देशों में गर्भपात विरोधी कड़े कानून है वहां मातृत्व मृत्यु दर 3 गुना ज्यादा है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत पहली बार करेगा G20। तो ये काफी दिनों से चल रहा है G20। इसके अंदर 20 देश शामिल हैं जो पूरी दुनिया के 85% जीडीपी का वहन करते हैं। तो ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत पहली बार G20 की मेजबानी करेगा। कब करेगा? 2023 के अंदर करेगा। भारत अगले साल दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20, और इसका जो 2023 के अंदर सम्मेलन जो होगा वो कहाँ होगा? तो न्यू दिल्ली के अंदर होगा। कहाँ होगा? न्यू दिल्ली के अंदर। और इंडिया इसकी मेजबानी करेगा पहली बार 2023 के अंदर, यानी कि अगले साल 1 दिसंबर 2022 से। और ये कब से कब तक चलेगा? तो ये 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता भारत के पास रहेगी, मतलब 1 साल तक।
85% ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा उन देशों से आता है जो G20 का हिस्सा है। इससे इसकी ताकत का अंदाजा लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ये देख लेते हैं कि जीवन में अगर सफलताएं पानी है तो अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा कि दूसरे चाहे कुछ भी कहें, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो आप सफल जरूर होंगे। तो आज के जो पेपर के अंदर अनुष्का शर्मा को आप सभी लोग जानते होंगे। अनुष्का शर्मा विराट कोहली की ये वाइफ है और काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस मानी जाती है। वह कहती हैं कि असफलता ही बताती है कि आप जीवन में कहाँ खड़े हैं। मैं किसी इंसान को वो ताकत नहीं देती कि वो मेरी जिंदगी को कंट्रोल करे, चाहे फिर वो अपना हस्बैंड ही क्यों ना हो। विराट कोहली, ठीक है। तो ये कहती है अनुष्का शर्मा। जीवन में जितने उतार चढ़ाव मैं देखती हूँ खुद को उतना ही मजबूत पाती हूँ। तो ये हर किसी इंसान के लिए एप्लीकेबल होगा कि जीवन के अंदर जो इंसान जितनी उतार चढ़ाव सुख दुख देखता है वो उतना ही मजबूत बनता है। मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि मैं इंसान हूँ, कोई परफेक्ट तो कतई भी नहीं हूँ। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, इंसान है। कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो गलती इंसान से ही होती है, कोई रोबोट तो है नहीं। लेकिन उन गलतियों से सीखकर जो इंसान आगे बढ़ता है वो अवश्य ही सफल माना जाता है। कुछ भी करना हो तो डर को सबसे पहले हटाना होगा। असफलताओं का डर किसी नहीं लगता, सबको लगता है, लेकिन उस डर के ऊपर अगर आप जीत पा लेते हैं तो आप सफलता जरूर पाओगे, चाहे फिर वो काम कोई सा भी हो। और ज़्यादा ही डर लगे तो माउंटेन ड्यू पी लीजिए, डर के आगे जीत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लिक्विड पीने से अगर डर के ऊपर जीत मिलने लगी तो फिर तो बात ही क्या है। असफलता ही इंसान को बताती है कि जीवन में आप असल में कहाँ खड़े हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि असफलता ही आपको बताएगी कि कौन आपके साथ है और जीवन में आप कहाँ पे खड़े हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ और है बातें, जैसे कि लेंसेस फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स कहते हैं, और ये कौन है? ये जॉन लॉक है। इनको अंग्रेजी भाषा के दार्शनिक और चिकित्सक माना जाता है और इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म, मतलब ये उदारवादी के उदारीकरण के पिता माने जाते हैं। आप जैसा काम करते हैं वैसे ही आपके विचार होते हैं। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि आप जैसा काम करते हैं वैसे ही आपके विचार होते हैं। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों का पता चलता है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही काम करोगे। हम अपने जीवन में जिन चीज़ों की ख्वाहिश रखते हैं उससे हमारे चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। शक्ति का होना बुरा नहीं है, लेकिन वह किसके पास है ये महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के लिए कई विकल्प होते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है कि आपके जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, और आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने जो साधन अपनाया है वो पवित्र होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन की पवित्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर आदमी कहता है कि मैं अच्छा हूँ, तो हर आदमी आपने सुना ही होगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, लेकिन लोग उसके बारे में क्या मानते हैं, क्या विचार रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जानकारियों के आधार पर खुद को इस दुनिया में महफूज रखा जा सकता है। अगर आपके पास जानकारी है तो आप इस दुनिया में अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पढ़ते रहने से जानकारी मिलती है, लेकिन जो पढ़ा है उसके बारे में सोचने से उन जानकारियों को अपनाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लक्ष्य पाना है तो जरूरी काम पहले करें। अगर आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो ऑफकोर्स आपको जो जरूरी काम है वो पहले करने हैं, जो आपको उस लक्ष्य की ओर पहुंचाए। लक्ष्य को पाने के लिए प्राथमिकताएं तय करें। आपको जो लक्ष्य पाना है तो उस लक्ष्य के प्रति आपकी क्या प्राथमिकता है वो पहले तय करें। कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है ईमानदारी। तो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार आप रहोगे तो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता। बिना थमे क्रम करेंगे तो फल जरूर ही मिलेगा। अगर आप बिना घड़ी देखे काम करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। ज़्यादा काम करने से बिगड़ता है परफॉर्मेंस। अगर आप ज़्यादा काम करोगे और शरीर पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। और जहाँ आप कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो उसके अंदर अगर 4 से 5 दिन आप बीमार पड़ जाते हो आप, या और किसी कारण से आप कंटिन्यूटी नहीं बना रहते हो, तो वो सारा जो पीछे का है वो मिट्टी पलीत करने जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है। तो ये सेल्फ हेल्प है, मतलब आप खुद की सहायता आपको खुद ही करनी है, चाहे फिर वो आज करो, बाद में करो, या फिर 10 साल बाद करो। तो आपको आपकी सहायता करने कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको खुद की सहायता खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये तो आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो राजस्थान के अंदर जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर लगा टीचर्स का, वो एक बार फिर से लीक हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं 4 लाख अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघाती है। अब विश्वासघात इसलिए कह सकते हैं कि जिसका परफॉर्मेंस इस एग्जाम के अंदर अच्छा रहा होगा, तो क्या गारंटी है कि उसका परफॉर्मेंस जो आने वाली जो 29 जनवरी को वापस जो पेपर लगेगा उस दिन भी अच्छा रहेगा। ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है। ऐसा नहीं होता कि अच्छे से अच्छा विद्यार्थी भी, उस टाइमिंग की बात है कि वो किस माइंड सेट से उस एग्जाम के अंदर प्रवेश लेता है। अभी जो एग्जाम हो चुका है ना, उसके अंदर जो विद्यार्थी प्रवेश लिया था वो लिया था कि मेरे को इस एग्जाम के अंदर पास होना है। ठीक है, उसने ये कभी नहीं सोचा था कि परीक्षा का जो पेपर है वो लीक होगा।
अब जब लीक हो चुका है तो उसका माइंडसेट क्या होगा कि मैंने तो इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी, इतनी शिद्दत से पेपर दिया था, तो वो क्या, वो अभ्यर्थी वापस से उसी शिद्दत से अब जो दोबारा एग्जाम होगा उसके अंदर पेपर दे पाएगा? तो आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।